कोई सबूत है? किस आधार पर आप अशोक चौधरी को टिकट खरीदने की बात कर रहे हैं? आप आरोप सीधा सीधा एलजेपीआर पर टिकट बेचने का भी लगा रहे हैं। ये कैसा आरोप है? और आपको इस आरोप के एवज में पुख्ता सबूत रखना पड़ेगा। किसने दिया है इसका पूरा प्रूफ है, और किसका चेक बाउंस हो गया वो भी हम लोग के पास प्रूफ है। सब समय पर बता देंगे, समय पर नानी याद दिला देंगे। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी बार बार क्यों कर रहे हैं। और बात सिर्फ नीतीश कुमार तक ही नहीं रुकती, वो बयानबाजी अशोक चौधरी के खिलाफ भी कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के लिए उनके पिता अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा। नीतीश कुमार को अचेत बताते हैं, वो छोड़ते आरजेडी को भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर की राजनीति किस ओर जा रही है। दरअसल अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर इतने आगे बढ़कर क्यों बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या तीसरी शक्ति बिहार में बन पाएंगे? प्रशांत किशोर की अदावत नीतीश कुमार और अशोक चौधरी से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? दरअसल पूछने वाले सवाल ये भी पूछते हैं कि प्रशांत किशोर आरजेडी की बी टीम है या बीजेपी की बी टीम है। कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। हम आपको बताएंगे कि दरअसल प्रशांत किशोर की योजना क्या है, कैसे तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने फिर क्यों अशोक चौधरी को कहा कि हम उनके जैसे टुटपुंजिया नेता से डरने वाले नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। गली गली में ये बात हो रही है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को भी घेर दिया? आखिरकार इन्होंने टिकट खरीदा, जो कि प्रशांत किशोर का आरोप है। तो बेचने वाले एलजेपीआर के कौन है? भाई एलजेपीआर के मुखिया ही तो टिकट दे रहे होंगे, या उनका जो पॉलिटिकल कमेटी होगा वही तो टिकट दे रहा होगा, जिसका नेतृत्व चिराग खुद करते हैं। तो आखिरकार प्रशांत किशोर के इस कथन का मतलब क्या है? पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। उनका एक मंत्री है, उगाही मंत्री, हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है। ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। तो ये आपने सुना, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। ये बात कौन कर रहा है? तो ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार की विरासत संभालने का दावा करते थे, नीतीश के जबरदस्त फैन थे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी बने थे। लेकिन आज प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। सिर्फ नीतीश तक ही बात नहीं रुक रही है, वो अशोक चौधरी को उगाही मंत्री कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर इतने बागी क्यों हो गए? नीतीश अब प्रशांत किशोर को पसंद क्यों नहीं है? प्रशांत किशोर नीतीश और अशोक चौधरी पर लगातार हमले क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसकी राजनीतिक वजहें हैं या कुछ और भी मतलब है? इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू जुड़े हैं। जी हाँ, निहोरा प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी
ये भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजकुमार राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। तो सीधा मैं निहोरा प्रसाद जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर कभी आपकी पार्टी की शोभा बढ़ाते थे, वो आपकी पार्टी की विरासत संभालने वाले थे, और अब प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के मुखिया को ही अस्वस्थ बता रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे जेल भेजिए, मेडिकल रिपोर्ट जारी करिए। आप बताइए कि 13 करोड़ जनता का भविष्य जिसके हाथ में है वही मेंटली अनसाउंड है। यह बड़ा गंभीर आरोप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ आरोप ही नहीं है, ये जो आरोप वो लगा रहे हैं वो असंवैधानिक भी है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई संविधान की शपथ लेता है और जब कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा होता है तो उसमें यह भी बात होती है कि ही शुड हैव अ साउंड माइंड। तो इस तरह का आरोप खुलेआम मीडिया के सामने प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं? पंकज जी, आप तो बहुत अच्छे विश्लेषक हैं राजनीति के। बिहार ही नहीं, देश के राजनीति पर आप नजर रखते हैं। एक हम लोग कहानी या कभी कभी देखते भी है, पढ़ते भी थे कि एक डॉक्टर गया पागल खाना में, तो एक पागल ने कहा कि नहीं मैं पागल नहीं हूं। तो डॉक्टर को भी लगा कि बहुत बढ़िया से बात कर रहा है, लेकिन सेकंड में ही वो जो पागल था वो अपनी स्थिति दिखा दिया। वही प्रशांत किशोर जी का हालात है। आप देख रहे हैं इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका भृकुटी किस तरह चढ़ा हुआ है, यानी बिल्कुल जो कहावत है उस पर चरितार्थ प्रशांत किशोर पर जाता है। दूसरी बात मैं करूं, आपने पूछा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ही क्यों बोलते हैं, पीछे पर है। भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर बोलेंगे तब तो ये देश भर में चर्चा में आएंगे। कुछ लोग चर्चा में आने के लिए बड़े नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, यानी नीतीश कुमार जी के पसगा में है क्या? हम लोग नहीं जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी कहां से क्या कर रहे हैं, पैसा कहां ला रहे हैं, और कैसे 500 कर्मचारी को मंथली पेमेंट कर रहे हैं, और पैसे के बल पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत ताकतवर थे तो गांधी मैदान में 5000 आदमी क्यों नहीं जुटा पाए? ये तो मीडिया में बनने के लिए और अपने प्रचार के लिए नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी से तुलना करेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, तुलना नहीं करेंगे। मैं जो वो कह रहे हैं मैं वो अप्रूव भी नहीं करता, लेकिन बार बार कह रहे हैं, और ऐसा सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं कह रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ हैं। बताइए, आपके नेता भी बार बार कहते हैं, राजकुमार राजन जी, डॉक्टर राजकुमार राजन जी, आपके नेता भी कहते हैं मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री डमी हैं, काम उनके अधिकारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है। यह आरोप तो आपकी पार्टी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से बार बार लगाती है। और आज प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा अगर मैं गलत हूं मुझे जेल भेज दो, नहीं तो कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट पेश करो, भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि 13 करोड़ आबादी वाले राज्य के लोगों का भविष्य ऐसे हाथों में मत सौंपिए। ये बीजेपी वालों को उन्होंने कहा है, ये बड़ा ही पाप होगा, गलत होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? पंकज जी, 2-3 बातों को मैं जिक्र करना चाहता हूं इस संदर्भ में। पहली बात तो यह है कि जो वर्तमान घटनाक्रम है, प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ मामला या अशोक चौधरी से जुड़े हुए मामले, ये दोनों पहले एनडीए के हिस्सेदार थे। प्रशांत किशोर उसी स्कूल से निकला हुआ एक अपने पार्टी का पदाधिकारी है, नेतृत्व करता है। जाहिर सी बात है कि दोनों एक साथ रहते हुए अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर आपस में बहुत सूक्ष्मता ढंग से एक दूसरे को जानते होंगे, समझते होंगे। जाहिर इस संदर्भ में जो स्टेटमेंट आया है वह अदालत में चला गया है। अब कानून उसको देखेगा कि क्या हो सकता है।
उस पर बोलना मुझे लगता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, आरजेडी आरजेडी राजद के प्रवक्ता होने के नाते मैं उस पर, चूंकि अदालती कार्रवाई है तो उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जेडीयू के जो प्रवक्ता है अभी राजन साहब, मैं बोल ये पूछना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री को लेकर के ये टिप्पणी लगातार आप भी तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी तो कर रही है, मुख्यमंत्री अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, तरह तरह की बात आपकी पार्टी भी कह रही है, तो आपके और प्रशांत किशोर जी के शब्दावली एक ही है, मान लिया जाए? देखिए, दो घटनाक्रम अभी सबने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, उसको कवर किया, उस पर बातचीत बहुत सारी हुई कि जनगण मन अधिनायक जो हमारे जो राष्ट्रीय गान है, उस गान में जिस तरह से एक्टिविटी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर का था, उसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा लगा कि कुछ कठिनाई है। और दूसरी बात की, एक समारोह में एक पदाधिकारी को वह गमले जो हाथ में न देकर माथे पर दे रहे थे, तो जाहिर है 13 करोड़ की जनता इस संदर्भ में बातचीत करती है, और हमारी पार्टी भी बार बार, चूंकि 13 करोड़ जनता के वह सर्वे सर्वा है और उनके शासन व्यवस्था उनके हाथ में है, तो इस तरह के एक्टिविटी से यह प्रश्न तो खड़ा होता है। और इसलिए हमारे नेता बार बार प्रश्न उठाते हैं कि कोई न कोई ऐसी बातें हैं जो लगता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, मुख्यमंत्री के ऑफिस से बहुत सारे कार्य नहीं हो रहे हैं, दूसरे अन्य लोग कर रहे हैं। शांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं, सोचने की बात है कि वह उसी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, उसी एनडीए के कुनवा रहे हैं और एक साथ काम करते थे। अब प्रशांत किशोर को बिहार में आए दिन जो घटनाएं होती है, उस घटनाओं पर दृष्टि नहीं देकर वह एक तत्कालीन मुद्दे पर, जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, उन मुद्दों को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठा रहे हैं। तो ये मुद्दा सरसरी तौर पर देखते हैं, सत्ता की प्रतिस्पर्धा है कि सत्ता में नहीं, सत्ता की प्रतिस्पर्धा है। मुझे तो ये लगता है राजन साहब, आपकी पार्टी कुछ बातों पे बात करती है लेकिन फिर भाग खड़ी होती है। दर्जनों बार आपकी पार्टी कह चुकी है वो मेंटली फिट नहीं है, फिर आप खुल करके प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं पाते हैं। या तो बोलिए या तो नहीं बोलिए, एक बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात जो दूसरी नहीं, ये आपके नेता का ही शब्दावली है कि कुछ ब्यूरोक्रेट ने, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने हाईजैक किया हुआ है, सरकार वो चला रहे हैं। हाँ, बार बार इस बात मैंने कहा कि जिस तरह की चीजें हो रही है बिहार में, जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जो दलित एक लड़की के साथ हुआ, पीएमसीएच में उसका इलाज नहीं हुआ, लगता है कि शासन व्यवस्था कहीं न कहीं डिरेल्ड हो चुका है। उस पर पदाधिकारियों और शासन व्यवस्था, शासनाधिकार का कोई शासन व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद चीफ मिनिस्टर के जो एक्टिविटी है, जिस तरह से वो करते हैं, कई बार चलिए वही मैं कह रहा हूं, सवाल यह है कि किसी भी मुख्यमंत्री पर बिना तथ्य का इस तरह का आरोप लगाया जाना चाहिए। प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी भी हमारे साथ जुड़े हैं, या तो आपके पास तथ्य है तो सामने रखिए, कोर्ट में जाइए, चैलेंज करिए। हमारे साथ सैयद मसीह उद्दीन साहब भी हैं, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सैयद साहब कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है? आप चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री को भी, उनके मंत्री को भी। आप सीधा कह रहे हैं कि अरे भाई उन्होंने टिकट खरीद लिया है, वो अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा है। क्या कोर्ट में इसका प्रूफ आप सबमिट कर पाएंगे? बड़ी बात। और एक बात आप और आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मेंटली अनसाउंड है, 13 करोड़ लोग के भविष्य उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या कोई पुख्ता आधार है इसका? नमस्कार। पुख्ता आधार तो यही है कि राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के माथे पर मुख्यमंत्री जी गमला रख रहे हैं। और क्या पुख्ता आधार होना चाहिए? एक निचले स्तर के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए आप संबंधित थाना से उसका प्रीवियस, उसका एंटीसीडेंट मांगते हैं, उसकी
उसका हेल्थ की जांच कराते हैं, और राज्य का मुख्यमंत्री अनाप शनाप कर रहा है। वो मानसिक रूप से, लोग बोल रहे हैं कि अल्जाइमर की बीमारी के शिकार हो गए हैं, उनको जॉर्ज फर्नांडिस का पाप पड़ गया है। जो गुनाह उन्होंने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ किया था, परसों ही स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की जयंती थी, मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन जिस जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काट के जो पाप श्री नीतीश कुमार ने अर्जित किया था, वही पाप अब नीतीश कुमार के माथे पर ना देखिए कुछ हाइपोथेटिकल बात मत करिए, हाइपोथेटिकल बात मत करिए। मैं आपसे, मसीह साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा था, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? प्रमाण क्या है? एमएलए फ्लैट में बैठ जाइए हाईकोर्ट के गेट के पास, जहां राजद का कार्यालय है, जदयू का कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और सारे दलों के कार्यकर्ता चाय दुकान में, पान दुकान में, भुंजा दुकान में बैठते हैं और क्या आपस में चर्चा करते हैं, पूछिए। पूरा बिहार जानता है कि अशोक चौधरी ने एसी टैक्स वसूल करके, एसी टैक्स कर करके इन्होंने टिकट खरीदा। अपनी इनकी बेटी की राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां क्या थी, उन्होंने क्या सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उनके क्या योगदान थे? इन्होंने पैसा से टिकट खरीद करके उनको भेजने का, लोकसभा में भेजने का काम किया। ये एक सारे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, एनडीए के लोगों से भी पूछिए, और हमारे बड़े भाई निहोरा प्रसाद यादव जी हैं, उनसे ऑफलाइन भी बतिया लीजिएगा आप। मैंने टीवी में सब जानते हैं कि अशोक चौधरी जी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं अपने विभाग में। ये कितने बदनाम रहे हैं वसूली के मामले में। इन्होंने पासी सम्मेलन, देखिए ऑन कैमरा बिना सबूत के इस तरह की बात करना मुझे नहीं लगता है जायज है, मैं यही कह रहा हूं। ऑन कैमरा बिना सबूत का इस तरह की बात करना, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है। एलजेपीआर के भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मैं पहले निहोरा प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा, एलजेपीआर के प्रवक्ता मनीष सिंह, आपका स्वागत है। सैयद मसीह साहब, आप बने रहिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपको पूछने के लिए। निहोरा प्रसाद जी, आपके दो बड़े नेता के खिलाफ सीधा जन सुराज पार्टी आक्रामक है, इसकी कोई वजह? एक सवाल, मैं नहीं कहता पैसे का, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए बतौर जिम्मेदार चैनल मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में कद्दावर मंत्री की बेटी को टिकट मिल जाना, और वो भी जिनका कोई सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा हो, और उस पर सवाल उठ रहा है, क्या आपको लगता है कि यह सवाल जायज है? मैं नहीं कहता पैसे को लेकर के ये किस तरीके से प्रूव कर पाएंगे, मामला कोर्ट में है, अब अदालत देखेगी इनके आरोपों में कितना दम है। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि केवल वो बड़े मंत्री की पुत्री हैं और इसलिए उनको टिकट मिल गया है, क्या आपकी पार्टी के मंत्री पर यह एक बड़ा धब्बा दाग लगा है? पूरा सा हमको समय दीजिएगा जी। सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता मित्र हैं, उनके प्रश्नों का जवाब हम देते हैं जो उन्होंने कहा है। देखिए, मुझको याद है जब आदरणीय राबड़ी देवी जी शपथ ले रही थी, मैं भी महामहिम के शपथ के दौरान गया था, माइक बंद किया गया और झूठ मूठ ये कहा गया कि मुंह चलाते रहो, शपथ भी नहीं ले पाई थी। अब वो मुख्यमंत्री अच्छे थे, नीतीश कुमार आज खराब हो गए। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये लोग जो बोलते हैं आरजेडी वाले तेजस्वी यादव कि रिटायर्ड अधिकारी से शासन चला रहे हैं, मुकुंद बाबू क्या थे? मुकुंद बाबू के डर के सामने किसी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री का हिम्मत नहीं होता था कि मुकुंद बाबू के सामने कोई खड़ा हो जाए। तो अपना इतिहास तेजस्वी नहीं जानते हैं कि हमारे माता पिताजी कैसे शासन चलाने का काम किया है, तो दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपने तो शासन काल को, माता पिताजी के शासन काल को देख लेते। इसीलिए ये सब राजनीतिक रूप से जो प्रचार किए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, स्वयं जो अपने काल में
इनके माता पिताजी के काल में जो देखा है, समझा है, वो बात बोल रहे हैं। अब जन सुराज की बात आते हैं। देखिए, जन सुराज के मित्र हमारे हैं, अशोक चौधरी जी को बढ़िया से इसका मतलब नहीं जानते हैं। आने राजनीतिक परिवार से हैं क्यों गमला अशोक हाथ में चौधरी लेकर जी। माथे पर दिया जा रहा है? इनके पिताजी लगातार जनता देख रही है, कांग्रेस मीडिया में में मंत्री है। रहे और बिना लगातार तथ्य के कोई बात मंत्री बोलेंगे रहे। क्या? और अशोक जिसका कोई चौधरी जी तर्क भी नहीं है। वहीं से कांग्रेस से ही राजनीति की शुरुआत की थी और आज इस पार्टी यही में है कि कांग्रेस के एनडीए में मंत्री ऐसे ऐसे लोग भरे रहे। पड़े हैं जो अब वो इतने बिना बड़े तथ्य नेता के बात करते हैं, और तथ्यहीन की बात करते हैं। मैं इस तरह बोलना सामाजिक कितना न्याय, बहुत सोशल बड़ा जस्टिस के व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण अगर है। पद पर चला और जाए तो हम उनको यही टिकट का सबसे बड़ा दुश्मन मामला- लगता है। जरा जरा बोल लीजिए तो बोलिएगा आईना दिखाने लगे तो बात को- डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार जी, वन एट ए टाइम, उनको बोलने दीजिए, तब उनकी आवाज आएगी, आपको उचित समय मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। राजनीतिक परिवार की लड़की रही है और किशोर कुणाल जी के पतों भी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो नहीं लोग देख रहे हैं, किशोर कुणाल जी के पतों भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर टिकट मिला तो यह कहना पागलपन का ही निशाना है कि पैसा देकर अशोक चौधरी जी ने टिकट। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आपने निहोरा जी, आपने अपनी बात रख दी। हमारे साथ मनीष सिंह भी जुड़े हैं। मनीष सिंह जी, आपके पार्टी पर भी आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी ने टिकट बेचा है, और गजब है, एक तरफ प्रशांत किशोर आपके नेता के प्रशंसक भी हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी पर टिकट बेचने का भी आरोप लग रहा है। यह किस तरह की बात है, जरा इसको समझा दीजिए, आप कैसे देखते हैं इसको। मैं चाहूंगा कि पहले मसीह साहब से आप बोल लीजिए, फिर मसीह साहब से इस बात का जवाब लूंगा। ये कैसे, एक तरफ प्रशंसक, दूसरी तरफ टिकट बेचने का आरोप, ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात को तो प्रशांत जी ही स्पष्ट करेंगे कि किस बात का क्या संदर्भ है और वो क्या आरोप लगा रहे हैं। अभी तक आरोप भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, और वो जो आरोप लगाए हैं उनको चुनौती दी गई है माननीय न्यायालय में। तो जब कोई मामला माननीय न्यायालय के तहत विचाराधीन हो तो उस पर टिप्पणी करना मेरे समझ से उचित नहीं है। प्रशांत जी भी समझदार व्यक्ति हैं, उनको समझना चाहिए और उनकी स्थिति स्पष्ट खुद करना चाहिए कि वो आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रशंसक है या आलोचक। नहीं, पर आपकी पार्टी टिकट बेचती है, भाई प्रशंसक आलोचक वो हैं, वो फैसला करेंगे, पर आप तो इस बारे में बोलेंगे ना कि क्या आपकी पार्टी में पैसे देकर के टिकट खरीदा जाता है, और वो कह रहे हैं गली मोहल्ले में ये चर्चा है। सवाल ये है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप तय करिए, वो आपके प्रशंसक हैं या आलोचक। हम वही पूछ रहे हैं, गली मोहल्ले की चर्चा करने वाले बिहार के कोई जिम्मेवार राजनेता नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, अब इसका स्पष्टीकरण वही देंगे कि वो किस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब किसी पे आरोप लगाइए तो उसका तथ्य और साक्ष्य सामने रख के आरोप लगाना चाहिए। जिन बातों का साक्ष्य नहीं हो, वैसा आरोप लगाने से प्रशांत किशोर जी जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को बचना चाहिए। और वो तो चिराग पासवान जी के कार्यों का तारीफ किए हैं, हमेशा तारीफ करते रहते हैं। चिराग पासवान जी जात पात को नहीं मानने वाले नेता हैं, चिराग पासवान जी अच्छे नेता हैं, वो विकास चाहते हैं, तो फिर अचानक से क्या ऐसा हो गया? नहीं ठीक है, मैं यही, सैयद मसीह साहब आपके नेता एक तरफ चिराग पासवान की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं बिहार की राजनीति में उनका स्वागत है, दूसरी तरफ आप कहते हैं अशोक चौधरी की बेटी के लिए अशोक चौधरी ने, ये आपके आरोप हैं। आखिरकार अगर उन्होंने टिकट नहीं बेचा तो ये खरीदा कैसे? और इस तरह का आरोप गली मोहल्ले में हो रही चर्चा के आधार पर आप सार्वजनिक मंच से कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, हमारे नेता ने निश्चित रूप से
श्री चिराग पासवान जी के उत्साह को बढ़ाया है और उनमें जो राजनीतिक संभावनाएं हैं इसलिए उनका उत्साह वर्धन किया है। लेकिन जो लोगों में राजनीतिक सर्किल में जो चर्चाएं हैं और हमारे नेता कोई इस तरह की बात इधर उधर की नहीं करते, तथ्यों के साथ करते हैं। उन्होंने 6000 से ज्यादा गांव का भ्रमण किया, पदयात्रा की है, लोगों से चर्चा की है, लोगों से बातचीत की है और बातचीत के दौरान जो तथ्य संकलित हुए हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके स्थानीय स्तर पर जो हमारी लीगल टीम है वो सारे तथ्यों का संकलन कर चुकी है और इनको हम लोग न्यायालय में जवाब देंगे। इनको क्या है, हक है। ये दलित कोटा, ये अनुसूचित जाति कोटा से राज्य कैबिनेट में इनको बर्थ मिला है, अनुसूचित जाति कोटा थे। शर्म नहीं आती अशोक चौधरी जी को कि मुजफ्फरपुर की एक अल्पवयस्क कन्या का बलात्कार होता है और ये डीके टैक्स के कारण जो अधिकारी पोस्टेड है पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में वो बर्थ नहीं देते हैं, वहां पे बेड नहीं देते हैं, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और उस आरोप में वहां के अधिकारी सस्पेंड हो गए। इनको तो अगर थोड़ी सी नैतिकता थी, थोड़ी सी हमदर्दी थी अनुसूचित जाति के लोगों से, तो इनको नीतीश मंत्रिमंडल से श्री अशोक चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये वसूली करने अरे भाई, अशोक चौधरी उसके मंत्री नहीं है, मंगल पांडे मंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीह साहब अशोक चौधरी उसके मंत्री नहीं है, मंत्री मंगल पांडे। अगर इस्तीफा भी देना था तो मंगल पांडे दे सकते थे, इस मसले पर अशोक चौधरी क्यों इस्तीफा देंगे? मंत्रिमंडल में उनको बर्थ मिला है, अनुसूचित जाति की थोड़ी सी, लेकिन ये क्या करेंगे? बिहार के पासी समाज के लोगों ने इनको तो अपने जाते से निकाल दिया है, इनको मानता ही नहीं है कि पासी समाज के हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है सो सामान्य जाति के लोगों के हाथ में लबनी दे दिया, सोटा दे दिया और उसको पासी बना दिया। इनके तो सम्मेलन में इनके जात के लोग नहीं जुटे और इनकी जाति के लोग 1.5 लाख लोग शराबबंदी में बिहार में जेलों में बंद है। एक आदमी ये नहीं बोला कि बिहार के पासी समाज के लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पैरवी नहीं कर रहे हैं कोर्ट और कचहरी में, जिनकी थाना में पैरवी नहीं, वकील नहीं है, एक चीज सैयद साहब ये बताइए कि सैयद साहब सुनिए, हमारी बात सुनिए, सैयद साहब सुनिए, पहले आप हमारी बात सुनिए। आपके नेता तो नीतीश कुमार के बड़े फैन होते थे, अब नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहे हैं और जिस तरीके से अशोक चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, आपकी पार्टी पड़ गई है, कोई निजी दुश्मनी है क्या? अरे पीएमसीएच में क्या हुआ, उसके लिए मंगल पांडे इस्तीफा देंगे, आप ये मांग करिए, अशोक चौधरी उसके लिए क्यों इस्तीफा देंगे? ये बात बताइए, अशोक चौधरी से कोई निजी दुश्मनी और नीतीश कुमार से इतनी नफरत क्यों? मंगल पांडे इस्तीफा मांगते और स्वयं भी इस्तीफा दे देते। मेरा यह कहना है कि मंगल पांडे के पास तो मोरल कुछ ही नहीं है, तो ये तो अनुसूचित जाति से आते हैं, अपने अनुसूचित जाति के लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए इस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए था राज्य मंत्रिमंडल से। चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर राजकुमार राजन आपसे पूछना चाहूंगा, दरअसल कई बार आपकी पार्टी के तरफ से ऐसे कुछ बयान आए हैं जो मुख्यमंत्री की स्थिति पर हमेशा आपने कमेंट किया है, लेकिन खुल करके कुछ बोलने से आप भाग जाते हैं। क्या वोट वजह है, आप नाप तौल नहीं कर पाते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है? और दूसरी बड़ी बात, जनसुराज पार्टी आप पर भी आरोप लगाती है कि भाई कि लालू प्रसाद अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा है, अगर वो अपनी जाति के लिए भी अच्छा होते तो जाति में सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते। आप जनसुराज पार्टी को कैसे देखते हैं? अभी तो सामने वाला है जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि हमारे जो जेडीयू के प्रवक्ता है निहोरा प्रसाद, दिक्कत यह है कि सत्ता में आप हैं, शासन व्यवस्था जैसी चल रही है, आए दिन अखबार के सुर्खियों में बिहार में जिस तरह से जो घटनाएं घट रही है,
बलात्कार हो रहे हैं, पीएमसीएच की घटना है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से रौंदा जा रहा है, गोली मार दी जा रही है। मतलब क्या शासन व्यवस्थाओं को देखते हुए, अखबार के सुर्खियों को देखते हुए, मीडिया के हलकों में जो बहस है, और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह के 2-3 घटनाएं ऐसी अरे तो हुई, कुछ दिन क्या पहले उस तो पर आप भी प्रश्न साथ उठाना? में ही थे ना, 13 कुछ करोड़ की दिन जनता पहले आप भी साथ जो में ही थे, शासन व्यवस्था आपको कैसी चल मुख्यमंत्री रही है, बहुत उस पर अच्छा प्रश्न लगते उठाना। थे। कुछ दिन पहले और आप प्रश्न भी खड़ा साथ में करना। थे, सीएम बहुत अच्छा लगते थे। बिहार की जनता के लिए रिलायबल नहीं है, बिहार की जनता नहीं जानेगी, समझेगी। बिहार की जनता नहीं चाहेगी कि हमारी शासन व्यवस्थाएं ठीक हो। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है, इस पर हमारे माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो आईना दिखा रहा है आपको। विपक्ष का काम है आईना दिखाना। आप जो कर रहे हैं वो शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। क्यों हो रहा है, इस पर अगर प्रश्न उठाए डॉक्टर साहब, तो जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर नाथ साहब, दूसरी आप बात मेरी बोलते बात हैं। सुनिए, आप दूसरी मेरी बात। बात सुनिए। विपक्ष में आप रहिए, आईना दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन पक्ष में जाने के लिए आप हमेशा लालायित हैं। अभी भी नीतीश कह दें हम आपके साथ आने को तैयार हैं, आप आ जाइए हमारे साथ, आप दौड़ करके चले जाइएगा। पिछली 2 बार तो आपने ऐसा तुरंत किया है। बन जाएंगे डॉक्टर साहब, तुरंत पार्टनर ये बन जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि कुर्सी कुमार, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार की उपाधि दे दी जाती। एक इतिहास बना हुआ है बिहार में, कितनी बार पलटी मारे हैं, जहां उनको सुविधा मिलती है, कुर्सी मिल जाएगी वहां पलट जाते हैं। ये जग जाहिर है, ये कहने की बात नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं, 13 करोड़ जनता जानती है, पूरा भारत जानता है। हाँ, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जब जरूरत महसूस होती है तो हम सरकार में शामिल होते हैं, और बार बार मीडिया में यह बातें आती है क्यों शामिल हुए, उसके बड़े कारण हैं। सोशल जस्टिस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी लगता है कि सोशल जस्टिस का मूवमेंट कमजोर हो रहा है तो हम सरकार में आते हैं, हम साथ देते हैं, लेकिन पुनः वह डायरेक्शन बदल देते हैं। पता नहीं कुर्सी की लालच नहीं इतनी नहीं, तो है ये कि संघर्ष करना नहीं आप जानते हैं। सत्ता में आ जाइए तो वो सामाजिक सोशल जस्टिस हो गया, और आप सत्ता से निकल जाइए तो वो सोशल जस्टिस के विरोध में हो गया। मनीष सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नियोरा प्रसाद जी के पास जाऊंगा। मनीष जी आप बोलिए। एक्चुअली आप है क्या इतिहास देख कि लीजिए। सोशल जस्टिस को ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार डिफाइन करते हैं। सोशल जस्टिस के मूवमेंट को तोड़ा सोशल जस्टिस कास्ट और बैरियर दूसरी को बात, खत्म पंकज जी करके एक और सोशल बात कर रहे थे, जस्टिस को एक और स्थापित करेंगे एक मिनट और इकोनॉमिक बैरियर को पंकज जी, बढ़ाएंगे, जो बात आप कर रहे आर्थिक हैं, दायरे को मानेंगे, जब स्वराज पार्टी हो या भेदभाव को जेडीयू हो, मानेंगे। दोनों ये कौन सा सोशल जनता के जस्टिस है कि समस्याओं आपकी से पार्टी का सरोकार से राष्ट्रीय दूर हो गई है। सजा याफ्ता को ही बार बार सत्ता बनाया प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सोशल जस्टिस को मानते हैं जनता तो की पहले समस्या इन्हें कुछ declare और है। कीजिए कि पार्टी के राष्ट्रीय उस पर अध्यक्ष ध्यान कोई नहीं सजा देकर याफ्ता मुद्दे नहीं बने। भटकाए जा रहे हैं। सोशल जस्टिस में जस्टिस एंड इक्वलिटी में कास्ट के इक्वल राइट्स के लिए ईबीसी को भी आप अधिकार दीजिए। आप अपने संगठन के अंदर चुनाव करा रहे हैं, उसमें आपने रिजर्वेशन लागू किया कि नहीं? आपकी सोशल जस्टिस वहां कहां चली जाती है? जब बात आती है सरकार बनाने के तो आपको सोशल जस्टिस नजर आता है, और जब शोषितों पे अत्याचार होता है, जब लोगों को अधिकार देने की बात आती है तो अपना सोशल जस्टिस भूल जाते हैं, अपने संगठन के अंदर सोशल जस्टिस पंकज भूल जी, जाते हैं। यही लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ है गई जो आपकी- 2020 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, वह नीतीश के विरुद्ध सारा अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, एनडीए के दूसरे अधिकारी दूसरे सीटों पर खड़ा नहीं किया। ये 3 लोगों का कैरेक्टर है। रहेंगे उसी परिवार में, लेकिन एक परिवार को से आप सोशल जस्टिस के मूवमेंट को कमजोर करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। क्यों नहीं स्पष्ट क्लियर सोशल जस्टिस के मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं? आप भी वही कर रहे हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है आरजेडी के तरफ से, यही बात तो सामने है। आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने से नहीं होगा, उस सरकार में आप शामिल हैं, आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। एक दलित महिला बालिका को जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ और पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो गई। आप सरकार में हैं, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सरकार तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए।
आप रिजाइन देते, मुद्दे उठाते। पत्र से काम नहीं चलेगा, पत्र कोई समाधान नहीं है। नहीं, विपक्ष का पत्र काम तो हम मुद्दा विपक्ष में रहते उठाना हैं, तो है, लेकिन आप मुद्दे उठाते हैं तो जनता आपके साथ नहीं आती है। नीतीश कुमार पर ही भरोसा कर रही है 20 साल से, क्योंकि जनता जो है चंपा विश्वास मामले को नहीं भूली है, शिल्पी जैन मामले को नहीं भूली है। ऐसे कई सारे जघन्य अपराध हुए हैं जिसको नहीं भूली है। और यकीन मानिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुन लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी का इंटरव्यू किया। मैंने उनको कानून और अपराध के मामले में सवाल किया कि अपराध का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अभी भी अपराध पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। चलिए, अपराध की घटनाएं कुछ घट रही हैं, हम पुलिस को मजबूत कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा इस सरकार में नहीं हो सकता है कि कोई गाड़ी को चुराने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास में बैठा हो। इस सरकार में ऐसा हो सकता है क्या? ये उपेंद्र कुशवाहा ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। 2 दशक से भाजपा एनडीए सरकार वहां चला रही है। मुझे हैरानी होती है कि हमारे मीडिया के दोस्त भी जो है 20 साल पीछे चले जाते हैं। बहुत सारे मामले अदालत में है जिसका कोई सरोकार नहीं है, जिसका कोई निर्णय नहीं है। एक गॉसिप को केंद्र में रखकर बात की जाने लगती है। अरे प्रेजेंट सिचुएशन में बात कीजिए। 20 साल से आप सरकार में है, सत्ता आपके पास है। मुझे लगता है निहोरा प्रसाद जी इस बात का जवाब देंगे। 20 साल से आप सत्ता में हैं निहोरा जी, कब तक 15 साल जो वो लालू राबड़ी शासन है उसको दिखा दिखा के लोगों को डरा डरा करके राज करते रहेंगे? अब आपके शासन में भी अपराध बढ़ा है, इसलिए जनसुराज भी घेर रही है और आरजेडी भी घेर रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? पंकज जी, मैं तो 3 बात की ओर इशारा करूंगा। चूंकि लालू राज को भी बहुत करीबी से हम देखा है और इस राज को भी बहुत करीबी से देख रहे हैं, और कर्पूरी ठाकुर के राज को भी हम करीबी से देखा था 77 की सरकार। 3 बात हम कहना चाहते हैं। बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने जान की सुरक्षा की गुहार लगा। इसके राज में सुरक्षा की गुहार लगाया था। आरजेडी की सरकार में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल को पत्र लिखा कि मेरी जान खतरे में है, हमारी सुरक्षा करिए, अगर हमको कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को कलकत्ता पहुंचा दीजिएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आज है क्या खराब? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 1992 में जब गया में सामूहिक हत्या हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने पकड़ा कर कहा कि मेरे जान का खतरा है। जहां मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे जान का खतरा है, समझिए कि वहां विधि व्यवस्था का क्या हालत है। हिंद केसरी यादव, स्वर्गीय हिंद केसरी यादव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, अपने परिवार के मंत्री थे वो हिंद केसरी यादव, वो मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। क्या इस राज्य में ऐसा हो रहा है क्या? तो अंत में हमें कहना चाहते हैं कि आप चले जाइए मेड इन ड्राइव में। अरे राजन जी, अभी सुनिए तो, मेड इन ड्राइव में चले जाइए 12 बजे रात में। अगर बिहार का विधि व्यवस्था खराब हुआ होता तो शायद बच्चे बच्चियां माँ बहने मेड इन ड्राइव में नहीं 12 बजे 1 बजे रात तक घुमा करते। तो ये परसेप्शन नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके काल में आज भी बिहार के लोग जैसे सुनता है कि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे, कांप जाता है लोग। वो दिन भूला नहीं है कि किस तरह सड़कों पर बम चलते थे, किस तरह गाड़ियों में राइफल रख के नहीं, ठीक है निहोरा प्रसाद जी, ये बताइए निहोरा प्रसाद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं,
मैं आ रहा हूं सैयद साहब, मैं आ रहा हूं। निहोरा प्रसाद जी, जन सुराज तो ये कहता है कि अब समय आ गया है, लालू और नीतीश राज से बाहर निकलना चाहिए। इन दोनों ने एन केन प्रकारेण बिहार में 35 साल तक रूल किया और बिहार को बर्बाद कर दिया। जन सुराज पार्टी आपकी सत्ता को बेदखल क्यों करना चाहती है? आपके दो नेता के विरोध में जमकर बयानबाजी क्यों करती है? निहोरा प्रसाद जी, इसका जवाब चाहिए। मैं चाहूंगा आपके साथ जो प्रवक्ता जन सुराज पार्टी हैं वो भी बात करेंगे, पर ये साफ कहते हैं कि 35 साल में बिहार की जो दुर्दशा हुई, पलायन नहीं रुका, अपराध नहीं थमा। नीतीश कुमार 2014 के बाद, क्योंकि यही नीतीश कुमार 2014 में चुनाव हारे तो नैतिकता के आधार पर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए। यही नीतीश कुमार बंगाल में रेल एक्सीडेंट हुआ तो रिजाइन कर दिया। पर यही नीतीश कुमार 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब तो स्थिति यह है कि वो इस स्थिति में भी नहीं है कि सीएम बने रहें। ये जनसुराज पार्टी ये सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार नैतिक नहीं रहे, इसीलिए हम उनका विरोध करते हैं। और अशोक चौधरी के बारे में तो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, पर मुझे नहीं पता उनके पास क्या सबूत है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जनसुराज के आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो अब नीतीश कुमार को अनैतिक बता रहे हैं, अशोक चौधरी को टिकट खरीदने वाला बता रहे हैं। पंकज जी, मैंने शुरू में ही कहा कि अपनी लोकप्रियता के लिए जब कोई बौना राजनीतिज्ञ होता है तो बड़े नेताओं के खिलाफ बोलता है ताकि उसकी चर्चा राज्य और देश में चले। इसलिए प्रशांत किशोर बोलते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार के नैतिकता की बात करते हैं। देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो उसके ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर खड़े उतरता हो। प्रशांत किशोर क्या उतरेंगे? ये तो राजनीतिक व्यापारी रहे और वो खरबों लोगों से लेते रहे हैं, और आज भी पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। पंकज जी, वो संभव नहीं है इस बिहार प्रदेश में। बिहार प्रदेश के लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए निहोरा प्रसाद जी, ये बताइए, आपको लगता है कि ये बीजेपी द्वारा प्लांटेड है? क्या आपको हराने की कोशिश हो रही है? पिछली बार आप कहते थे एलजेपी चिराग को लगाया गया था हमारे विरोध में, इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी है। क्या आप इसको बीजेपी की बी टीम मानते हैं, जनसुराज पार्टी को, या आरजेडी की बी टीम मानते हैं? किसकी बी टीम मानते हैं? पंकज जी, अब भी स्पष्ट आपको भी नहीं हुआ है किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, किसका वेनिटी वैन यूज कर रहा था, किसके पैसे से राजनीति कर रहे, आपको भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो स्पष्ट करिए कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बनाया किस पार्टी का है, वेनिटी वैन किसका था, किसके पैसे से, किसके मकान में रहने का काम कर रहे, ये सारे आकलन करिएगा तो स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि कितने नैतिक मूल्यों पर खड़े उतरेंगे प्रशांत किशोर। भाई गजब राजनीति में। क्या आपका इशारा बीजेपी के तरफ है? नहीं, आप उदय सिंह बीजेपी के हैं क्या? कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के। मैं आप आकलन करिए ना, आप तो विश्लेषक रहे, हम परिस्थितियां बता दिया, क्षेत्र बता दिया। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, अरे आपके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? आप कहते थे कि शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष होगा जो उस जाति को बिलोंग करता होगा, आपने किसको अध्यक्ष बना दिया? इस पे भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? 500 लोग सैलरीड हैं जो कि सैलरी पर काम करते हैं, तरह तरह के आरोप हैं। आप राजनीति में व्यापारी हैं, ये इस तरह की बात हो रही है। देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी बनी है और हमारा जो अध्यक्ष प्रदेश का है श्री मनोज कुमार भारती जी, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, भारत सरकार के अपर सचिव स्तर से रिटायर सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं
कि पूरे भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती के जैसा विद्वान कितना विद्वान है, जिनके नेतृत्व में एक दलित महिला के साथ, एक दलित अल्पवयस्क लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मान पे। उसमें हमारे मनोज भारती जी ने गवर्नर को जाकर के तथ्यों से अवगत कराया है यह स्थिति। और मैं आपको यह भी बता दूं पंकज जी कि ये कुछ दिनों की पार्टी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और इधर 5 महीने 8 महीने की पार्टी से एनडीए और महागठबंधन दोनों को बेचैनी है। हमारे बड़े भाई श्री निहोरा प्रसाद आज के नेता नहीं है, तब के हैं जब श्री नीतीश कुमार, श्री लालू प्रसाद, श्री रामविलास पासवान, श्री रघुनाथ झा, मैं किसका नाम लूं, सब एक हुआ करते थे। लेकिन जब पद देने की बात हुई तो निहोरा प्रसाद यादव जैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा को, एक पुराने वर्कर को नहीं, एक दिल्ली में बीच बिचाव करने वाले संजय झा जी को नीतीश जी ने भेज दिया। तो आप समझिए कि यहाँ कार्यकर्ता का क्या सम्मान है, सामाजिक न्याय के प्रति क्या समर्पण है। हमारी पार्टी तो हमारी पार्टी के पक्ष में बिहार की जनता है। इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव करना चाहती है। 1990 में 10 मार्च को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से लेके आज तक 35 साल हो चुके हैं। 15 साल लालू राबड़ी शासन के और 20 साल नीतीश भारतीय जनता पार्टी के। जनता ने सबको देख लिया है। जनता अब इन लोगों को रिटायर करना चाहती है और इस बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सैयद साहब, अरे आपकी उम्र हो गई है लेकिन आप बहुत जोशीले नजर आते हैं, आप बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते। सैयद साहब ये बताइए आपके पास कोई सबूत है, किस आधार पर आप अशोक चौधरी को टिकट खरीदने की बात कर रहे हैं? एक तरफ आपके नेता चिराग पासवान के प्रशंसक हैं, दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान ने टिकट बेचा है। बिना आरोप, बिना प्रूफ के इस तरह का आरोप लगाना सही है क्या? कोर्ट ऑफ लॉ में आप अरविंद केजरीवाल की तरह आपके नेता माफी मांगेंगे, जैसे उन्होंने अरुण जेटली, नितिन गडकरी से माफी मांगी है, कल को आपके नेता भी उसी तरह से माफी मांगेंगे? मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। देखिए, श्री अशोक चौधरी का वही कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के नॉवेल जूलियस सीजर में ब्रूटस का है। जिस भूमिहार समाज में स्वर्गीय श्री बाबू ने अपने संरक्षण में इनके पिता श्री महावीर चौधरी को बरबीघा से एमएलए बनाया और लगातार वहां 50 साल वो वहां से एमएलए रहे। और उसके बाद वहां के बरबीघा के भूमिहार समाज के लोगों ने उस जनरल सीट पर भी अशोक चौधरी को वोट दिया। लेकिन अशोक चौधरी ने उस भूमिहार समाज को, जो राजू बाबू और श्री बाबू और वहां के ब्रह्मर्षि समाज ने जिस ईमानदारी से अशोक चौधरी को मदद किया, स्वर्गीय किशोर कुणाल जी ने इनको अपना बेटा दे दिया, उसके बावजूद इन्होंने भूमिहार समाज के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की। ये तो इनका चरित्र ही यही है। ये इन्होंने राहुल गांधी को धोखा दिया, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये इन्होंने कांग्रेस छोड़ा। उसके बाद ये जब इन्होंने बेटी के लिए चुनाव लड़ रहे थे, श्री नीतीश कुमार जी भी इनसे नाराज रहे। पूछिए निहोरा जी से कि अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी। नहीं, पर ये बताइए, मैं चाहूंगा फ्रेम में एलजेपीआर के प्रवक्ता भी आए, पर ये बताइए, ठीक है इन्होंने खरीदा, पर आरोप आप चिराग पासवान पर भी लगा रहे हैं। अगर बेचने वाले चिराग पासवान ही होंगे ना, तभी तो खरीदा होगा। ठीक है, नीतीश कुमार नाराज थे, ये हमें भी मालूम है। नीतीश कुमार दोनों से नाराज थे, वो सनी के पिता से भी नाराज थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़े, क्योंकि जेडीयू के दोनों मंत्री के सुपुत्र और सुपुत्री आमने सामने थे, एक कांग्रेस से और एक एलजेपीआर से। पर आप ये बताइए सैयद साहब कि आप आरोप सीधा सीधा एलजेपीआर पर टिकट बेचने का भी लगा रहे हैं, ये कैसा आरोप है?
और आपको इस आरोप के एवज में पुख्ता सबूत रखना पड़ेगा। आप चिराग पासवान को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए किसने दिया है इसका पूरा प्रूफ है, और किसका चेक बाउंस हो गया वो भी हम लोग के पास प्रूफ है। सब समय पर बता देंगे, समय पर नानी याद दिला देंगे। ये जो है मान हानि का केस वो नहीं करेगा जिसका मान होगा। ये इस आदमी पर जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो इन पर सीबीआई इंक्वायरी चलने का प्रस्ताव हुआ था, इसीलिए ये एनडीए में चले गए, अपने को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए चले गए। सब कुछ इनका मान कहाँ है जो मानहानि करेंगे? इनका सब कुछ नंगा करेंगे हम लोग। ठहरिए, रहने दीजिए। चूंकि हमारे पास दलितों की एक बहुत बड़ी फौज है, श्री मनोज भारती जी के नेतृत्व में बिहार में जन स्वराज के साथ अनुसूचित जाति के लोग। आप क्या कह रहे हैं? चेक बाउंस हो गया? आप क्या ये बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं? एलजेपीआर के प्रवक्ता है नहीं, आप कह रहे हैं चेक बाउंस हो गया। आप कह रहे हैं चेक बाउंस हो गया, वो चेक भी है आपके पास? वो भी बताएंगे समय पर, वो भी बताएंगे। निहोरा जी चुपके मुस्कुरा रहे हैं, अंदर मुस्कुरा रहे हैं, वो सब बात जानते हैं। हम लोग ये सब बात बताएंगे। चलिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं जन स्वराज पार्टी। वक्त आने दे, तुझे देंगे बता। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अरे बहुत जबरदस्त जज्बा लेकर के आप घूम रहे हैं, और लग रहा है यही आपका जोश प्रशांत किशोर को बहुत एनर्जी दे रहा है। पीके में यही जज्बा है, और इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। आप इसको पंकज जी नोट कर लीजिए कि इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। और उसी तरह जिस तरह केजरीवाल को 70 में संसद सीटें 11 साल पहले आई थी, बिहार में भी 225 में 243 में 200 से ज्यादा सीटें जन स्वराज को आई। चलिए, हमें लगता है कि हम भी नूर का इंतजार कर रहे हैं, और 2025 का। राजन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो हालात है अभी बिहार के मीडिया और तमाम तरह में जो आ रहा है, मैं समझता हूं कि जेडीयू तो सत्ता से बाहर हो चुकी है। जन स्वराज पार्टी अपने आप को अस्थायी करने के लिए, सत्ता में आने के लिए सस्ती लोकप्रियता ग्रहण कर रहे हैं। जो समस्या है उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। चलिए, ये बात आप कह चुके हैं। चूंकि समय की सीमा हम पार कर चुके हैं, सवाल ये है कि जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता अशोक चौधरी के मसले पर और भी बढ़ कर के बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें यह भी पता है, उनके पास तमाम सबूत है, वक्त आने पर रखेंगे कि टिकट खरीदा गया था, और ये हमारी पार्टी को पता है, ये हमारे लोगों को पता है, हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आरोपों के एवज में क्या तथ्य को सामने रख पाएंगे, सबूत को सामने रख पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार की बात में डॉक्टर राजन, निहोरा प्रसाद जी, सैयद मसीहुद्दीन साहब और मनीष सिंह शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।